स्वागत है दोस्तों आपका अर्पण इन्वेस्टमेंट एकेडमी के अंदर। दोस्तों, लोग स्मॉल कैप कंपनी में क्यों इन्वेस्ट नहीं करते? बड़ा सवाल ये है। दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी के अंदर जो ग्रोथ होती है वो लार्ज कैप कंपनी के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल तक हो सकती है। उसके बाद भी लोगों का स्मॉल कैप कंपनी में ना इन्वेस्ट करने का एक रीज़न होता है कि लोगों को लगता है कि स्मॉल कैप कंपनियाँ जो होती है उसके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है। इसलिए लोग जो है लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसके अंदर रिस्क कम होता है। पर दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने 2 ऐसी स्मॉल कैप कंपनियाँ ढूँढ निकाली है, जिसके अंदर ग्रोथ जो है, वो लार्ज कैप कंपनी से ऑलमोस्ट डबल है और जो रिस्क जो है, वो लार्ज कैप कंपनियों से भी आधा है। बड़ी मेहनत से दोस्तों मैंने ये ढूँढ निकाली है कंपनियाँ, तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखना और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों, ये कंपनियों का जो यूनिक बिज़नेस मॉडल है, इसके चलते इसके अंदर हाई ग्रोथ के बाद भी रिस्क जो है, वो काफ़ी कम रहती है। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊँगा कि कौन से वो फैक्टर्स हैं, जिसके वजह से इसके अंदर रिस्क कम रहती है। पहले दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं इस स्पेस के बारे में। दोस्तों, हम जो स्पेस से 2 कंपनियों को आपके लिए लाया हूँ, वो है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, बोले तो क्यूएसआर। तो बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं इंडस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, ये जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, वो एक हिस्सा है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है, वो 2 तरह की होती है। एक होती है डाइनिंग रेस्टोरेंट और दूसरी होती है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। डाइनिंग रेस्टोरेंट क्या होती है कि जिसके अंदर आप जो है, वो खाना खाने के लिए जाते हैं, चाहे लंच हो या डिनर हो। और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के अंदर जो फूड मिलता है, वो होता है फास्ट फूड। जबकि रेस्टोरेंट के अंदर जो होता है वो होती है डिशेस होती है, जैसे गुजराती डिश हो गई, राजस्थानी डिश हो गई या पंजाबी डिश हो गई। वो एक तरीके से फुल प्लेट खाना होता है, जबकि क्यूएसआर में आपको एक तरीके का ब्रेकफास्ट मिलता है। अभी दोस्तों एक बात समझो कि जो रेस्टोरेंट्स होती है उनका मार्जिन कम होता है कंपेयर टू जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होती है। अभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी जो प्राइसिंग पावर होती है वो काफ़ी कम होती है, और दूसरा वो जो डिश बनाने में जो खर्च होता है वो भी ज़्यादा होता है, और उसको जो है रेस्टोरेंट में सर्व भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, बात ये है कि क्यूएसआर जो है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट से एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यदि आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फास्ट फूड वाले या क्विक सर्विस रेस्टोरेंट वाले बिजनेस स्टार्ट करें, जिसके अंदर सर्विस कम देनी पड़ती है और मार्जिन भी उस बिजनेस के काफ़ी अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की। तो ये जो क्यूएसआर स्पेस है, उसके अंदर मोटा मोटी 2 तरीके की कंपनियां होती है। एक जो इंडियन फास्ट फूड सर्व करती है, जैसे कि दाबेली हो गई, वड़ा पाव हो गया, समोसा हो गया, कचौड़ी हो गई या फिर पानी पूरी हो गई। और दूसरी है वेस्टर्न ब्रांड्स, जो पिज़्ज़ाज सर्व करते हैं या सैंडविच सर्व करते हैं या बर्गर सर्व करते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम जो 2 स्टॉक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, वो है बर्गर्स बेचने वाली 2 ब्रांडेड कंपनियां। एक है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया और दूसरी है मैकडॉनल्ड्स की वेस्ट लाइफ डेवलपर। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया जो है, उसकी ब्रांड नेम जो बर्गर बेचती है वो है बर्गर किंग। तो बर्गर किंग एंड मैकडोनल्ड दोनों का नाम आपने सुना होगा। दोस्तों, इस 2 कंपनी की डिटेल डिस्कशन करें इससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ वेस्टर्न फास्ट फूड सर्व करने वाली क्यूएसआर स्पेस के बारे में। तो दोस्तों, इस स्पेस के अंदर तीन तीन तरह की मोटा मोटी ऑफरिंग है। एक तो पिज़्ज़ाज है, दूसरे है सैंडविच एंड तीसरे है बर्गर। अभी इन 3 स्पेस में जो है बर्गर जो है मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन स्पेस है। इसके अंदर मार्जिन भी अच्छा है और ये एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यदि मुझे मुझे खुद कोई फ्रेंचाइजी लेनी होगी, तो मैं खुद तो या तो बर्गर किंग की लूँगा या मैकडॉनल्ड की लूँगा। क्यों? क्यों? इसके मार्जिन और बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है। दोस्तों, इसके 2 रीज़न हैं। इस बात को ज़रा गौर से समझिएगा कि जब आप सैंडविच खाने जाते हो या पिज़्ज़ा खाने जाते हो, तो एक होती है फूड जो आप खाते हो, दूसरा होता है जो ऑफरिंग उसके साथ होती है, जैसे आप पेप्सी पीते हो या कोका कोला पीते हो। तो इसके अंदर होता ये है कि इसकी पहले तो प्राइस कम होती है, और दूसरी ये कंपनियाँ ब्रांडेड बेवरेजेस सर्व करती है, तो उसके
उसके अंदर उनके प्रॉफिट मार्जिन भी कम होते हैं। जबकि दोस्तों ये जो बर्गर किंग है, यानी ये मैकडोनल्ड, ये जो है कोल्ड बेवरेजेस के साथ साथ जो है वो कॉफ़ी एंड टी भी सर्व करते हैं। तो ये कॉफ़ी एंड टी दोनों चीज़ें जो है वो अपनी रेस्टोरेंट में ही बनाते हैं और वो बर्गर के साथ बेचते हैं। इससे होता ये है कि जो प्रॉफिट आता है वो पूरा प्रॉफिट जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। और दूसरी बात, ये जो हॉट बेवरेजेस है उसकी प्राइस जो होती है वो भी काफ़ी बड़ी होती है। जैसे कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा से ज़्यादा 50 से लेके 70 रुपीज़ की प्राइस रेंज में ऑफर करते हो। इसके अंदर मार्जिन भी कम है ना? और ये जो हॉट बेवरेजेस है जिसकी प्राइस 130 से लेके 160 तक होती है, ऑलमोस्ट डबल, वो जो है काफ़ी अच्छे मार्जिन लेके आती है बर्गर बेचने वाली कंपनियों के लिए। जैसे रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया हो गया या मैकडोनल्ड हो गया, तो ये दोनों कंपनियों के लिए एक अच्छा बेवरेजेस बिजनेस भी है। दूसरी बात दोस्तों, ये जो बेवरेजेस होते हैं वो आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि यार मैं डोमिनोज में गया था क्योंकि मुझे पेप्सी पीनी थी, है ना? ये लॉजिकली कोई सेंस नहीं बनता इसके अंदर। दोस्तों बर्गर किंग एंड जो मैकडोनल्ड है, इसके केस में क्या होता है, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने एरिया में अच्छी कॉफ़ी नहीं मिलती, तो वो लोग क्या करते हैं कि कॉफ़ी पीने के लिए या अच्छी टी पीने के लिए बर्गर किंग या मैकडोनल्ड की जो कैफ़े है उसके अंदर जाते हैं। तो ये होता है कि जाते वो कॉफ़ी पीने के लिए है और साथ में ऑफरिंग के लिए मेन चीज़ जो है इनका बर्गर, वो भी वो ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पे क्या केस बनता है? बर्गर के अंदर केस बनता है कि आप बर्गर के साथ हॉट बेवरेजेस लेते हो, एक बात हो गई। दूसरे कई लोग हॉट बेवरेजेस जैसे कि कॉफ़ी और टी पीने जाते हो और बर्गर भी साथ में लेके आते हैं। दोस्तों यही कारण है कि जो ये ब्रांडेड बर्गर बेचने वाली कंपनियां हैं, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है वो ज़्यादा रेवेन्यू कमाती है एंड प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाती है कंपेयर टू पिज़्ज़ास एंड सैंडविच। तो दोस्तों ये हो गया एक कॉम्पिटिटिव एज जो है वो दूसरी कंपनियों के मुकाबले। ये दोनों चीज़ों जो है वो काफ़ी अच्छी साबित होती है परफॉर्मेंस में लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर ये कंपनी स्पेसिफिक कि रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में क्या ऐसा है यूनिक एंड मैकडोनल्ड के अंदर क्या डिफरेंट है। दोनों के अंदर जो सिमिलरिटी है वो तो हमने डिस्कस कर ली कि दोनों बर्गर देते हैं और उसके साथ साथ हॉट बेवरेजेस जैसे कि कॉफ़ी टी एंड कोल्ड बेवरेजेस भी देते हैं। तो दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है और दोस्तों कई चीज़ें जो है वो यूनिक भी हैं। जैसे कि पोजीशनिंग, ये दोनों कंपनियों ने अपनी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशनिंग की है। आपने मैकडोनल्ड को देखा होगा कि ये मैकडोनल्ड जो होती है वो अक्सर बड़े सर्कल्स के ऊपर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में होती है। कई बार वो जो होती है वो ज़्यादा ट्रैफिक वाले जो रोड्स होते हैं उसके साइड पे होती है। तो मैकडोनल्ड जो है वो ट्रैवलिंग करने वाले लोगों को टारगेट करती है। उसके साथ-साथ वो फैमिली के जो लोग होते हैं उनको भी टारगेट करती है। मैकडॉनल्ड की जो साइज़ जो होती है रेस्टोरेंट की वो काफ़ी बड़ी होती है बर्गर किंग के मुकाबले। क्योंकि वहाँ पे एक स्पेस अवेलेबल होती है फैमिली गैदरिंग के लिए। जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करना है या किसी को कोई प्रमोशन मिला है उसका सेलिब्रेशन है। तो इस तरीके के सेलिब्रेशन होते हैं। अब रेस्ट बर्गर किंग जो है उसकी पोजीशनिंग थोड़ी डिफरेंट है। बर्गर किंग जो है यूथ जो होते हैं, कपल्स जो होते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनको पोजीशन करके अपनी रेस्टोरेंट डिज़ाइन करता है। इसके लिए इसकी रेस्टोरेंट कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी होती है। दूसरी कि बर्गर किंग जो है वो एरिया स्पेसिफिक रेस्टोरेंट खुलता है। जैसे कि गोता है, तो गोता के अंदर उसकी एक रेस्टोरेंट होगी, साइंस सिटी में उसकी एक रेस्टोरेंट होगी और थलतेज है तो थलतेज में ही एक रेस्टोरेंट होगी। तो इस तरीके के से क्या होता है कि वो जो एरिया स्पेसिफिक लोगों को सर्व करती है, स्पेसिफिकली युवाओं को टारगेट करके। तो ये जो है 2 डिफरेंस हो गए रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया एंड मैकडॉनल्ड के बीच में। और ये दोस्तों काफ़ी ज़रूरी भी है कि दोनों की पोजीशनिंग अलग-अलग रहे, ताकि कहीं पे भी कोई वैक्यूम क्रिएट ना हो और नया प्लेयर इसके अंदर एंटर ना हो। तो दोनों ने काफ़ी सोच समझ के अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी रखी है, ताकि कोई स्पेस बचे ही ना तीसरे व्यक्ति को एंटर होने के लिए। अब जो है दोस्तों हम डिस्कस करते हैं
ये कंपनियों की ग्रोथ के बारे में। तो दोस्तों नॉर्मली क्या होता है कि जो ग्रोथ रहती है कंपनियों की, वो 10 से 12% के बीच में रहती है। तो दोस्तों ये कंपनियां जो है इसकी ग्रोथ जो है 20 से लेके 25% है, यानी नॉर्मल कंपनी से ऑलमोस्ट डबल। अब सोचने वाली बात है कि ये कंपनी ऐसा क्या करती है, इन कंपनियों के फेवर में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से नॉर्मल कंपनी से भी इनके अंदर ऑलमोस्ट डबल जितनी ग्रोथ रहती है। दोस्तों ये कंपनियों के फेवर में मोटा मोटी दो टेलविंड है, दो ऐसी चीजें हैं जो इसके ग्रोथ को सपोर्ट करती है। पहली तो चीज हो गई कि पर कैपिटल इनकम का बढ़ना। जैसे ये थीम के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा जब इनकम होती है तो जो एडिशनल स्पेंडिंग होती है वो नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती है, मतलब घूमने फिरने वाली स्पेंडिंग कह लीजिए या खाने पीने वाली स्पेंडिंग कह लीजिए। तो ये हमारे देश की जो पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है, इसकी वजह से जो लोगों की एडिशनल कमाई होती है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में स्पेंड होती है आउट गोइंग, बाहर खाना खाने में। पहले जो है दोस्तों हम शायद ही कभी जाते थे बाहर खाने, मतलब 2-3 महीने में एक आध बार जाते थे। अभी हैबिट जो है हमारी इतनी चेंज हो गई है कि हम जो है महीने में ही 2-3 बार बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं। और ये जो है दोस्तों आगे आगे भी कंटिन्यू बढ़ते रहेगी। दूसरा जो बड़ी चीज़ है इन कंपनियों के फेवर में, वो है कंज्यूमर का जो है अवेयरनेस। अभी दोस्तों जो नॉन ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स होती है या जो हम स्ट्रीट के अंदर फूड खाते हैं, तो वो जो वहाँ प्रॉब्लम्स होती है वो अक्सर जो है क्वालिटी की एक तो प्रॉब्लम्स होती है, दूसरी वहाँ की साफ सफाई अच्छी नहीं होती, तीसरी वहाँ कंसिस्टेंसी नहीं होती। तो इस वजह से जो है दोस्तों ये जो कंपनियां हैं वो मार्केट शेयर गेन कर रही है और जो है कस्टमर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कंटिन्यू मूव होता जा रहा है। तो इनके फेवर में है कि ये तो ये कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा देते हैं, एक इनकी रेस्टोरेंट क्लीन होती है, हाइजीनिक होती है, अच्छी क्वालिटी का फूड देते हैं और फूड की कंसिस्टेंट क्वालिटी होती है। आपने अक्सर एक एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार स्ट्रीट फूड जब हम खाते हैं तो काफ़ी बार बीमार पड़ जाने वाली प्रॉब्लम्स होती है। और जब आप इस तरह की ब्रांडेड हाई क्वालिटी रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, उस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो इन लोगों ने ढूंढ के निकाला है, इसकी वजह से जो है ये कंटिन्यू जो है नए नए कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते जा रहे हैं। ये यही दो बड़े रीजन थे कि जिसकी वजह से जो है नॉर्मल कंपनियों की ग्रोथ से भी इनकी ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल है। तो ये हो गई ग्रोथ की बात। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, वो है कि इन कंपनियों के अंदर कई चीजें जो है यूनिक है, जिसकी वजह से जो है इसके अंदर रिस्क जो है काफी कम है। मोटा मोटी 2-3 ऐसे रीजन है जिसकी वजह से इनके रिस्क जो है बिजनेस रिस्क जो कम रहते हैं। एक तो ये कंपनियां यूएस से यहाँ बिजनेस करती है, तो उनका अमेरिका के अंदर बिजनेस ऑपरेशन का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस की वजह से जो है जो गलतियां बिजनेस ऑपरेशन में करते हैं वो इंडिया के अंदर नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी यूएस के अंदर गलतियां करके सीख चुके हैं। दूसरी चीज कि हाँ, ये जो कंपनियां हैं उनके जो मैनेजमेंट है काफी हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, एथिकली स्टैंडर्ड मैनेजमेंट है। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया की बात करें तो दोस्तों ये तो एक टी फर्म जो है उसका प्रमोटर है। तो इस तरह की कंपनियों में जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू नहीं होते। तीसरी बात दोस्तों, ये जो सेक्टर है क्यूएसआर का, उसके अंदर जो है एक्सटर्नल रिस्क काफ़ी कम होते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी की चेंज होने से जो रिस्क होते हैं, उस तरीके के रिस्क इसके अंदर नहीं होते। हमने कोल सेक्टर के अंदर या मेटल सेक्टर के अंदर या सीमेंट सेक्टर के अंदर काफ़ी गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होते हुए दिखी है, जिसकी कई बार जो है सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उस सेक्टर की कंपनियों के ऊपर एंड स्टॉक प्राइस के ऊपर भी होती है। दोस्तों यही 3-4 मोटा मोटी रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये कंपनियों के अंदर रिस्क काफ़ी कम है। तो दोस्तों 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ ज़्यादा है, और 3-4 रीज़न डिस्कस किए जिसकी वजह से इसके अंदर रिस्क काफ़ी कम है।
तो दोस्तों इस तरीके की कंपनियां मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। मैंने बड़ी मेहनत से ढूँढ निकाली है ये। और इसका ये है कि स्टॉक मार्केट में हम जब डिस्कस करते हैं कि भाई हाई वैल्यूएशन किन कंपनियों को मिलता है, कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो, जैसे कि स्टार्टअप हो गया, तो इनको हाई वैल्यूएशन मिलता है। या तो जो जिसके अंदर रिस्क काफ़ी कम हो, जैसे कि एफएमसीजी कंपनियां हो गई, इनके अंदर ग्रोथ ज़्यादा नहीं है पर रिस्क काफ़ी कम होने की वजह से इनको महंगे वैल्यूएशन मिलते हैं। बात दोस्तों ये है कि ये दो कंपनियों के वैल्यूएशन जो है काफ़ी सस्ते हैं, जबकि इसके अंदर ग्रोथ भी ज़्यादा है एंड रिस्क भी कम है। तो आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर वैल्यूएशन एक्सपेंशन का भी स्कोप है। अब आप बोलोगे कि सर बिना रीज़न के तो वैल्यूएशन सस्ते नहीं होते मार्केट में। यदि किसी कंपनी के वैल्यूएशन सस्ते हैं तो हो सकता है कोई रीज़न हो। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। ये जो सस्ते वैल्यूएशन है उसका अपना एक रीज़न भी है। इसको समझना है तो आप इस तरीके से सोच सकते हो कि ये कंपनियां जो है वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर काम करती है। उस थ्रेशोल्ड लिमिट जो होती है इनकी रेवेन्यू की पर स्टोर के हिसाब से, जब वो क्रॉस करती है तब वो प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट करती है। जैसे कि पर डे के हिसाब से 10,000 रुपीज की रेवेन्यू उनके फिक्स कॉस्ट के अंदर है। तो जैसे ही दोस्तों ये कंपनी की रेवेन्यू पर डे के हिसाब से 10,000 रुपीज को क्रॉस करेगी, जो एडिशनल रेवेन्यू होगी वो उनका प्रॉफिट होगा। जैसे 12,000 हो गई तो पर डे के हिसाब से 2,000 प्रॉफिट, 15,000 हो गया तो पर डे से के हिसाब से 5,000 प्रॉफिट। दोस्तों एक रेस्टोरेंट जो नई होती है उसको ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करने में 3 से लेकर 5 साल लग सकते हैं। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया की जो बर्गर किंग है उसकी शॉप छोटी होने की वजह से उसको लगता है 3 से 4 साल। एंड मैकडोनल्ड जो है उसको लगता है 4 से लेकर 5 साल। तो ये जो है थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करने के बाद ये कंपनियां प्रॉफिटेबल होती है। तो इसकी वजह से होता ये है कि इसकी रेवेन्यू तो बढ़ती है पर प्रॉफिट थोड़ा स्लोली बढ़ता है, थोड़ा डिले होके बढ़ता है। दोस्तों ये जो कंपनियां हैं अभी उनका फोकस जो है रेवेन्यू पे है एंड स्टोर एक्सपेंशन के ऊपर है। मतलब इस कंपनियों के अंदर क्या हो रहा है कि रेवेन्यू तेजी से बढ़ रही है पर प्रॉफिट अभी भी थोड़ी स्लोली स्लोली बढ़ रही है। अब ये जो स्टोर एक्सपेंशन है वो एक पीक टाइम पे पहुंच जाएगा। उसके बाद इसके अंदर ये होगा कि रेवेन्यू की ग्रोथ जो है कंटिन्यू होगी, पर जो प्रॉफिट जो है वो भी तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे लगता है दोस्तों ये थ्रेशोल्ड लिमिट जो है दोनों कंपनियों के केस के अंदर 2025 या 2026 में आने वाली है। तो जैसे ही वो ग्रोथ हो जाता है उनका, रेस्टोरेंट की वो थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर ये पहुंच जाते हैं, वहां से क्या होगा दोस्तों कि जो पुरानी रेस्टोरेंट्स इन्होंने खोल रखी थी 4 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले, वो धीरे धीरे करके प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर देगी। तो इससे होगा ये कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रेवेन्यू भी अच्छा ग्रोथ देगी एंड प्रॉफिट का भी काफी अच्छा ग्रोथ देगी। मुझे लगता है 2026, 27, 28, 29 और 30 ये जो 5-6 साल है, वो साल के अंदर धीरे धीरे कंपनियों का जो प्रॉफिट है काफी तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों यही रीजन है कि जिसकी वजह से ये कंपनियां सस्ते वैल्यूएशन पे आपको अभी भी अवेलेबल है। और बात ये होती है कि जब ये कंपनियां प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर देगी 2026-27 के अंदर, तब तक ये कंपनियां काफी चल चुकी होगी। तो यदि आपको कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा है और आपको लगता है कि ये अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे और फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, तो इस लेवल पे ये दोनों कंपनियां एक अच्छी बाय हो सकती है। अब कितना रिटर्न देंगे ये एग्जैक्ट बताना बड़ा मुश्किल है, पर दोनों के केस के अंदर जो है आप 20 से 25% रिटर्न लॉन्ग टर्म के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जब भी आप ये दोनों कंपनियों को खरीदने के बारे में सोचें, थोड़ा पेशेंस के साथ खरीदना, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर वो टॉप लाइन के ऊपर फोकस करें, मतलब रेवेन्यू के ऊपर फोकस करें और उनका प्रायोरिटी फोकस प्रॉफिट ना होगी। पर जो स्टॉक प्राइस जो होती है वो हमेशा समय से पहले मूव होती है। तो स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस कैसा रहता है ये एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। और हो सकता है कि समय से पहले ये स्टॉक्स जो है वो रैली दिखाना स्टार्ट कर दें। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो
उसके बाद जो है हर महीने थोड़े-थोड़े पैसे लगा सकते हो। तो ये कंपनियाँ जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है इस तरीके की कम रिस्क एंड हाई रिटर्न वाली कंपनियाँ काफ़ी कम होती है। तो ये कंपनियों के अंदर यदि अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है और आप खरीदते हो तो इसके अंदर काफ़ी कंसिस्टेंट रिटर्न बनने के भी काफ़ी अच्छे चांस रहते हैं। तो दोस्तों ये हो गई अपनी दो स्मॉल कैप कंपनियों के बारे में डिस्कशन। आप कौन सी कंपनी के बारे में जानना या समझना चाहते हो, कौन से सेक्टर के बारे में जानना या समझना चाहते हो, तो दोस्तों उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। उनमें से ही कोई कंपनी के बारे में हम जो है अगली बार जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और आपके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।